ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये 3 संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये देखने में तो ये लगता है कि ये श्रेणी क्रम में है, जबकि वास्तव में ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किसी भी पॉइंट पे जब ये डिटेक्ट करना हो कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे इसके लिए जो सबसे सिंपल मेथड है, देखिए अगर हम ये मान लें कि ये सिरा हमारा पॉजिटिव है और ये सिरा मान लीजिए हमारा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो इस संधारित्र का ये सिरा भी पॉजिटिव हो गया और ये भी सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। यहाँ पे हुआ ये भी पॉजिटिव हो गया। अब जो आपके तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेटें पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गई। अच्छा, दूसरा टर्मिनल हमने निगेटिव ले लिया। अब ये देखिए ये टर्मिनल निगेटिव है तो ये निगेटिव हुआ, ये वहां से कनेक्टेड है तो ये निगेटिव हुआ आपका और ये निगेटिव हुआ। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें कि सभी संधारित्रों के एक प्लेट्स बिंदु A से जुड़े हुए हैं और सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट बिंदु B से जुड़े हुए हैं। और आपने समांतर क्रम में ये परिभाषा में ये पढ़ा हुआ है कि यदि सभी संधारित्रों के एक प्लेट एक बिंदु से व दूसरे प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हो तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहां से जो ये 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये आपका हो गया 3, ये आपका टर्मिनल A हो गया और ये हो गया B। इसको सपोज कर लीजिए कि ये 3 माइक्रोफैरड का है और ये 4 माइक्रोफैरड का है और ये 5 माइक्रोफैरड का। अब ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? समांतर क्रम में तुल्य धारिता C किसके इक्वल होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तुल्य धारिता इसकी यहाँ पे हो जाएगी, अगर ये C1 है ये आपका C2 हो जाए और ये C3, तो C किसके इक्वल हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये न जुड़ा हुआ होता, जैसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक बार ये जरूर ध्यान दीजिए कि अगर ये इसकी जो ब्रिज बने हुए हैं अगर ये हटा दिया जाए, अब ये तीनों संधारित्र क्या हो गए? अब अगर आपने ये जो ब्रिज डिस्कनेक्ट कर दिया, अब ये आपके जो तीनों संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और कहीं से ये वायर कनेक्टेड हो, आप इस प्रश्न को केयरफुली सॉल्व करिए और ये देखिए कि अगर इस तरह का कहीं पे कनेक्शन है तो वहां पे केयरफुली देखिए ध्यानपूर्वक कि कहां से वायर कहां पे कनेक्ट है। ठीक है, अब जैसे अगर ये नहीं कनेक्टेड है तो तीनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तब इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसको सम कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आती है, वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड का है, ये 200 माइक्रोफैरड का, ये 200 माइक्रोफैरड का और ये 100 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता निकालनी है, वो A और B के बीच का, A और B के बीच का है। अगर आप इसको यहाँ से सपोज कर लीजिए कि ये स्प्रिंग का बना हुआ या वायर का ही है, आप इसको ऐसे इसको स्ट्रेच कर दें, यहाँ से इसको स्ट्रेच करें, पॉइंट A को अगर आप उठा के ले आए यहाँ पे, तो देखिए ये कैसे बन जाएगा आपका
ये यहाँ पे आएगा ऐसे, ये आपका हो जाएगा 100 माइक्रोफैरेड और ये आपका टर्मिनल हो गया ए। तो जो इसका नेक्स्ट फिगर होगा आप इसको ऐसे ड्रा कर सकते हो, और ये आपका टर्मिनल बी है ही, आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सीधा कर लीजिए, ये आपका हो गया बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखिए ये दो संधारित्र किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, ये 200 माइक्रोफैरेड, ये 200 माइक्रोफैरेड। अगर इनकी तुल्य धारिता यहाँ पे सी डैश मान ली जाए तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता इनकी सी डैश हो तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल में 200। ठीक है, ये हो गई 1/200 प्लस 1/200 इज इक्वल टू ये हो गया 2/200, या 1/c डैश इज इक्वल टू 1/100। तो c डैश इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट फिगर हो गया। तो सेकंड फिगर आप ड्रा कर सकते हो, इन दोनों के प्लेस पे आप लिख सकते हो 100 माइक्रोफैरेड। तो जो आपका नेक्स्ट हो सकता है ये ए हो गया आपका 100, यहां से ये भी 100 हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये भी आपका हो गया 100 माइक्रोफैरेड। तो ये 100 माइक्रोफैरेड, ये 100 माइक्रोफैरेड, और ये भी आपका 100 माइक्रोफैरेड। अब ये 100 और 100 पैरेलल हैं, तो समांतर क्रम में अगर हम कहें कि इनकी तुल्य धारिता मान लीजिए सी डबल डैश है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा इन टर्मिनल्स के बीच का। तो ये 100 प्लस 100, यानी कि अगर हम कह दें कि ये सी डबल डैश है इन दोनों का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 माइक्रोफैरेड। तो जो थर्ड फिगर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो गया ए, यहां से 100 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है और दूसरा 200 माइक्रोफैरेड का, ये टर्मिनल डी। अब ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। अब इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी 1/c इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर हम इसको c1 मान ले और इसको c2, तो 1/c इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/, इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3/200। तो c इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू 3/200, तो c इज इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरेड। जो आपकी तुल्य धारिता आ गई वो कितनी आ गई 200/3 माइक्रोफैरेड। देखिए जो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में लग रहा है। अब आप इसको इसके स्टेप में सॉल्व करिए। पहले आप ये देखिए कि जो इसमें एक्स्ट्रा सर्किट्स हैं आप उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इनको देखिए, ये 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, दो संधारित्र हैं और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, है ना। तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी, जो आप नेक्स्ट फिगर ड्रा करोगे या हम इसी में कर लें, तो ये 2 माइक्रोफैरेड इस 2 माइक्रोफैरेड के पैरेलल है। तो दूसरे फिगर में हम इसको इसके प्लेस पे, अब देखिए अगर इनकी तुल्य धारिता हम कहते हैं कि सी डैश है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को रिप्लेस करके इनके प्लेस पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया आपका 4 माइक्रो
फैरेड। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो ये सीरीज ऑर्डर में हो गया। ये ए से बी के बीच में ये किस ऑर्डर में है? 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड, ये सीरीज में है। इनका इक्विवेलेंस कितना होगा? अगर इनको हम ऐड कर लें, मान लीजिए कि इसका ये सी डबल डैश है, तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/8, या ये हो जाएगा, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3/8, या सी डबल डैश हो गया 8/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के प्लेस पे अगर हम इसको हटा दें तो नेक्स्ट अब हमारा ये बचा, यहां से 8/3 माइक्रोफैरेड। ये तो अब एक साइड का हो गया। दूसरी साइड पे देखिए, यहां पे ये 12 है और ये 6 है। अगर 12 और 6 को, ये कैसे हैं? सीरीज ऑर्डर में। सीरीज ऑर्डर में अगर आप इनको ऐड करें और मान लीजिए कि इनका इक्विवेलेंट 1 C ट्रिपल डैश है, तो ये हो जाएगा 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/12 + 1/6। तो यहां से देखिए, ये अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 213 3/12, या ये हो जाएगा 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/4। तो C ट्रिपल डैश किसके इक्वल हो गया? 4 माइक्रोफैरेड, यानी कि 6 और 12 का इक्विवेलेंट कितना आया? 4 माइक्रोफैरेड। तो यहां से आप इन दोनों के प्लेस पे लिख सकते हो, ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैरेड। अब ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में है तो दोनों सीधे जुड़ जाएंगे। 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8। तो जो इसके बाद आप इसको ड्रा कर सकते हो, इन दोनों के प्लेस पे आप इसको लिख सकते हो 8 माइक्रोफैरेड। इसके बाद देखिए, ये 8/3 है और ये 8 और 1। अब यहाँ पे ये 8 और 1, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हैं। अब अगर ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े तो इनको आप ऐसे डायरेक्ट ये इनवर्सली ऐड होंगे। अगर इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए हम C1 मान लें, तो ये हो जाएगा 1/C1 इज इक्वल टू 1/1 + 1/8, या ये हो जाएगा 1/C1 इज इक्वल टू 9/8, या C1 इज इक्वल टू 8/9 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे अब हम लिख सकते हैं 8/9 माइक्रोफैरेड। तो जो आपका लास्ट फिगर आप इसमें ड्रा कर सकते हो, यहां से आप इसको बना सकते हो ऐसे। देखिए, ये आपका हो गया टर्मिनल A, ये हुआ B, यहां पे आपका एक कैपेसिटर है 8/3 माइक्रोफैरेड का, और यहां पे है आपका दूसरा 8/9 माइक्रोफैरेड का। अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल है तो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो इनका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस अगर हम C मान लें तो C इज इक्वल टू 8/3 + 8/9, ये C इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 32/9। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा?
32/9। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि उन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसके जो पहले का चैप्टर पढ़े हैं विभव का, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और यहां से भी आप कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही प्रश्नों में हल करने के लिए पहले आपको ये निकालना होगा कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है और छोटी बूंद, यानी कि जब 27 बूंदों को आप मिला करके एक बड़ी बूंद बनाओगे तो छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या में क्या रिलेशन है, यानी कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की कितनी गुनी होगी, आप वो फाइंड कर लीजिए। फिर आप फार्मूले में पुटअप करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप गिवन है क्या क्या लिख लीजिए कि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव दिया है 10 वोल्ट और बूंदों की संख्या बूंदों की जो संख्या है वो है 27 और आपसे पूछा क्या है, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना होगा रेडियस में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लीजिए और बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए। तो आप लिख सकते हो कि एक बड़ी बूंद की त्रिज्या, एक बड़ी बूंद का आयतन ये बराबर होगा 27 छोटी बूंद के आयतन के। छोटी बूंद के आयतन के। और आपको ये पता है कि आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या को अगर हम कैपिटल आर ले लें तो यहां से ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये छोटी बूंद की त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 27 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 या आप इसको लिख सकते हो 3r पावर 3 और ये इक्वल हो जाएगा या r इज इक्वल टू 3r। यानी कि एक रिलेशन आपको ये मिल गया कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी। जैसे आपको ये पता चल गया कि कैपिटल R इज इक्वल टू 3r के। अब छोटी बूंद का जो विभव है वो 10 वोल्ट दिया गया है, तो छोटी बूंद की धारिता कितनी होगी, इसको अगर हम C1 मान लें तो C1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। छोटी बूंद की धारिता ये हो गई आपकी छोटी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, बड़ी बूंद की धारिता ये हो जाएगी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। यहां पे अब R की बजाय आप कैपिटल R लिखोगे और यहां से कैपिटल R किसके इक्वल है 3R के, तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 3R। ठीक है, अब यहां से देखिए
छोटी बूंद पर विभव दिया है 10 वोल्ट, V इज इक्वल टू Q बाई C। ये फार्मूला होता है। छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट है, तो आप लिख सकते हो 10 किसके इक्वल है? छोटी बूंद पर अगर जो आवेश है मान लीजिए वो Q है, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू Q बाई, और C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। इसको मान लीजिए ये आपका हो गया इक्वेशन 1। दूसरा जो अननोन है बड़ी बूंद पर विभव, वो मान लीजिए V है, तो V किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि हमने 27 बूंदों को मिलाया हुआ है, तो जो कुल आवेश होगा वो भी आवेश का 27 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 27Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 3। इसको आप मान लीजिए आपका ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 को और अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे देखिए यही से क्या हो जाएगा, हम यहीं पर डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो Q से Q कैंसिल, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R से 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R कैंसिल। 3 में आप 9 से डिवाइड करोगे 27 में तो 9 आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई 9, या V इज इक्वल टू 90। यानी कि आपकी जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा? 90 वोल्ट। ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को, ये तो मान लीजिए आप धारिता के चैप्टर से सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इसको विभव वाले से सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा कम स्टेप्स में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कि जहां पे आपको ये रिलेशन पता चल जाए। देखिए इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दें। ये रिलेशन फाइंड करने के बाद तो बड़ी छोटी बूंद पर विभव कितना है? 10 वोल्ट, और आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो छोटी बूंद पर विभव 10 वोल्ट है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बड़ी बूंद के लिए ये अननोन है, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 27Q बाई कैपिटल R। यहां पे भी आप अगली लाइन में फिर क्या कर सकते हो, कैपिटल R के प्लेस पे 3R। यहां पे भी आप R के प्लेस पे जब 3R रख लोगे तो फिर वही इक्वेशन है, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 बाई V, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां भी मिल जाएगा 1 बाई 9, और तभी आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू 90 वोल्ट। तो चाहे जिस प्रोसेस से भी आप इसको करना चाहें, अगर एग्जाम में आता है तो चाहे आप जो मेथड अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन जब पर्टिकुलर आप कैपेसिटर चैप्टर से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसकी धारिता पूछा है, ऊर्जा भी पूछ रहा है, तब आप इसको धारिता निकाल के तब भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दी गई है, विभव दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि उस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आपको ये पता है कि अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को निकालने के लिए आपको बस एक ही फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू NE, यानी कि उसके पहले आपको आवेश का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, पहले तो आप ये देखिए क्या गिवन है। गिवन आपका है
उसकी त्रिज्या 0.9 मीटर और उसका जो दिया है विभव है ये है 960 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ठीक है, आपको Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए C की वैल्यू चाहिए और V की वैल्यू चाहिए। C की वैल्यू अभी नहीं पता है आपको, लेकिन यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो आपको ये पता है कि धारिता C किसके इक्वल होती है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से आप धारिता निकाल लीजिए। धारिता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। और r की वैल्यू कितनी है, 0.9, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटू 0.9। ये आपकी C की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहां से देखें Q की वैल्यू आप निकाल लीजिए। Q इज इक्वल टू C इंटू V, V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, C की वैल्यू पुटअप करिए, ये हो गया 0.9/9 इंटू 10⁹ इंटू V की वैल्यू 960। ठीक है, ये तो आपको Q की वैल्यू मिल गई। आप इसमें देखिए, आपको ये पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। आपको निकालना है यहाँ पे धनावेशित गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है। तो Q इज इक्वल टू Ne, where N is number of electrons, E is charge on 1 electron। तो N इज इक्वल टू Q बाई E। अब यहाँ पे आप Q की जगह Q की वैल्यू 0.9 का 960 में मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 9 6 जा 54 4 और ये 9 9 जा 81 और 5 86 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ ये हो गया। और E क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1.6 और 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 864 और ये हो गया 14.4 इंटू 10⁻9 और -19 10⁻−10। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं और ये 864 में 14.4 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻10, या आप इसी को लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻11। यहां से देखिए, अब ये क्या क्लियर हो गया कि इस चालक गोले पर जो धनावेशित गोला है उस पे 6 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की कमी।